जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। यदि हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जो है वो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था, और आज जो है वो हम समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था कि हमारे चैप्टर 6 का नाम है त्रिभुज, और यहाँ हम पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता। बात ना करो, जिनको बात करना तो तुम बाहर कर जाओ। त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे हम लोग। त्रिभुज की समरूपता के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज की समरूपता होती क्या है। तो कल की क्लास में हमने ये बताया था कि सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या है। सर्वांगसम की यदि हम बात करें तो ऐसी दो आकृतियां जिनके एक के ऊपर यदि दूसरी आकृति रखी जाए तो वो उसको पूर्णतया ढक ले, अगर ढक ले तो वो सर्वांगसम होती है। तो अगर आप ऐसे मारब ना कि हमारा हथवा तोरे गलवा पूरा ढक ले तो सर्वांगसम हो जाए। ध्यान देना, ऐसे मारब जब सब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ बता रहे हैं तो आप दिमाग यही काम करा दिली। तो याद समझिएगा ध्यान से बच्चे। तो सर्वांगसम की यदि हम बात करें तो सर्वांगसम हमारा वो होता था कि ऐसी दो आकृतियां अगर एक आकृति के ऊपर अगर हम दूसरी आकृति रखें तो वो उसको अगर पूर्णतया ढक लेती है तो वो दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी। साथ ही साथ यदि मैं सर्वांगसम की बात करूं, इस शब्द का हमने विच्छेद किया था, जिसका मतलब बताया था कि सर्व अंग सम, यानी सभी। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, सम मतलब बराबर। अगर हम सर्वांगसम की बात करें, उसके जो सभी भाग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इस सर्वांगसम में आकार और आमाप दोनों बराबर हुआ करते थे। ठीक, आकार और आमाप दोनों बराबर हुआ करते थे। लेकिन जबकि अगर हम बात करें समरूप की, बच्चे समरूप की कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, लेकिन देखने में एक जैसा दिखे, जैसे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बच्चे बात करें वृत्त की बात करें, यह वृत्त है। चलो बना देते हैं ऊपर इसका। यह भी वृत्त है, ठीक। ये देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन देखने में एक जैसा दिख रहा है, रूपवा समान बा। समरूप का मतलब बताए थे ना, देखो समरूप का अगर मतलब मैं समझो, समरूप रूप एक जैसा हो, देखने में समान दिखे, बराबर, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ समझो, इसमें आकार तो एक जैसा होता है, लेकिन आमाप समान हो या ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं। आमाप मतलब इसका माप जो है, माप बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम में माप बराबर होगा। कल की क्लास में हमने ये बताया था कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, यानी जितने भी यहाँ सब ध्यान से, प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं जबकि विलोम सत्य नहीं है। जबकि विलोम सत्य नहीं है। यह समझिएगा ध्यान से
कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो होती हैं, किंतु विलोम सत्य नहीं। इसका मतलब समझते हैं उल्टा, कि प्रत्येक समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रत्येक के लिए हम बात नहीं कर सकते। इसमें प्रत्येक की बात करें, जितना सर्वांगसम रहे कुछ समरूप रहे, लेकिन समरूप मजे के हैं, मजे समरूप आकृतियां हैं, उनमें से कुछ सर्वांगसम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन सभी के लिए बात नहीं। बात समझ आई कि नहीं? और दूसरे समरूप की यदि हम पहचानने की बात करें बच्चे, कैसे उलट पलट द आकार न बदले। ध्यान से सुनो, आसिफ बाहर जाओ, दलितर का मैं देख क्रोधे आवत है। हम यहाँ बता रहे पता दिया कि इनको दैनिक जीवन ले जाए, यहाँ ले जाकर के खा के आए, ईटा पत्थर खा के आया का दलितर कहीं का, दिमाग पूरा अपसेट करके देता है। हम यहाँ 50 दिन घोर घोर के बता रहे ताकि समझ में आए, दिमाग का पूरा पैदल है का, ये मकड़ा रहा है दलितर कहीं का, दिमाग खराब कर। हम तो सोच रहे सवाल पे आते डायरेक्ट हम बोलो, करा दे सवाल सॉल्व करके चले जाओ नोट करके, बतिया रहा वहाँ दलितर कहीं का, दिमाग नहीं काम कर रहा। सोचते हैं कौन कौन भाषा हम समझा दें कि समझ में आ जाए, और टीचर की तरह मूर्ख बनाना प्रारंभ कर देंगे तो सब दिमाग में भेजे में आ जाएगा। जैसे वो टीचर मूर्ख बना देते हैं, जाओ नोट किए आए भागे, उनका भी काम तुम्हारा भी काम, पैसा दे दिया हो गया। 10 में पढ़ रहे हो, जानकार हो गए हो, इतना तो एक छोटा सा बच्चा होगा उसे समझा दो तो समझ में आ जाएगा, दिमाग पूरा अपसेट कर देता है। क्या क्या बता रहे थे? हाँ, समरूप आकृतियां ऐसी होती हैं कि अगर हमको उलट पलट दें लेकिन उनका आकार नहीं बदलता है। चलो इसको उल्टो पलटो, आकार बदलेगा क्या इसका? तो समरूप आकृतियों के बारे में समझ लो, उनको हम उलट पलट कुछ भी कर दें लेकिन उनका आकार नहीं बदलता, आकार सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। तो समझो कुछ बात बताते हैं, जितने भी वृत्त होते हैं सभी समरूप होते हैं। उनको तुम कुछ भी उलट पलट दो, कोई सभी वृत्त बना दो, छोटा बना दो, बड़ा बना दो, वो देखने में जैसे रहेंगे, कोई दिक्कत उनमें नहीं। और आगे समझो, तो पहला पॉइंट आ कि सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरी बात है बच्चे, अगर मैं बात कर लूं वर्ग की, वर्ग जानते हैं? कितने बच्चे जानते हैं क्या होता है वर्ग? हाँ यार सुन बच्चे ध्यान से, मान लेते हैं ये वर्ग है, जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो सुने ध्यान से। और जिन्हें और अच्छे डीप में पढ़ना होगा तो जब कक्षा 9 का मैं चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा तो जाकर हमारा इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। जिस तरीके से त्रिभुज के हमारे बारे में कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी, वैसे चतुर्भुज के बारे में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये बच्चे समझेगा। तो अगर हम बात करें तो ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कई प्रकार का होता है, ये बात कक्षा 9 की है, यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा एक क्लास निकल जाएगा। तो यहाँ पर जिसकी आवश्यकता है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बस यहाँ हमने बात किया वर्ग का, बाकी डीप में पढ़ना है तो कक्षा 9 का चैप्टर 8 देखें। अब यहाँ समझिए ध्यान से, वर्ग वो होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों की चारों भुजाएं बराबर, चारों की चारों भुजाएं क्या हो? बराबर। ये देखो हमने सब पर सिंगल डैश मारा है, इसका मतलब है कि चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या है? साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90। इस तरीके से अगर कहीं सिंबल बना रहे, बाहर भगाना पड़ेगा तुम लोगों को भी। तुम लोग दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? यहां समझो ध्यान से। साथ ही साथ उसका जो प्रत्येक कोण हो, ये कोण भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। प्रत्येक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का। ये बच्चे अगर 90 अंश लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा अगर इस तरीके का सिंबल दिख जाए कहीं तो ये 90 अंश को डिनोट करता है। ठीक, ये 90 अंश को प्रदर्शित करता है। कहीं लिखा रहे तो भी, नहीं लिखा रहे तो भी, अगर इस तरीके का सिंबल होगा तो हम कितने अंश का कोण कहेंगे? 90 अंश का। बात करें सभी को। उसके बाद समझो ध्यान से,
इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, एक दूसरे को समझौता करते हैं। ये बात की बात रही, क्या समझिए। कुल मिला करके अगर हम बात करें वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण। चलो इसको ये ऐसे घुमाओ, इसका आकृति बदली। चलो एक ये तो हम एक वर्ग हमने यहाँ बनाया है, एक वर्ग हम यहाँ बना दे रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं होगा तो घबराइएगा मत, स्केल वगैरह से नहीं बना रहे हैं। लगभग मान लेते हैं कि चारों भुजा बराबर है। अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो एक एग्जांपल दे रहे हैं बस, आप लोग ना घबराइएगा। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, इन्हें दोनों के जैसा दिखा था कि नहीं? तो चाहे छोड़ रहा है चाहे बड़ा, लेकिन देखे में जैसे लगा था, है ना? इसको भी पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, तब पर भी देखने में जैसा लगेगा, बदलेगा नहीं। तो सभी वर्ग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? समरूप। जितने भी वर्ग होते हैं वो सब क्या होते हैं? समरूप। दो पॉइंट निकल कर आया, एक सभी वृत्त समरूप होते हैं, एक सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगली बात समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम बात करते हैं त्रिभुज की, लेकिन हम उस त्रिभुज की बात करेंगे जो समबाहु होगा। बना देते इस तरीके से, मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी बराबर होगा, तब पर भी नहीं होगा तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज जो हमने बना दिया है, एक छोटा बनाया एक बड़ा बनाया है। ये बच्चे समझेगा। अब अगर हम बात करें तो ये दोनों देखने में जैसे हैं कि नहीं? ये समरूप है। इसको अगर हम पलट देते हैं, इसको भी पलट देते हैं, तब पर भी देखने में जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा एक सिंगले को पलट दो, तब पर भी देखने में ऐसे लगेगा। देखो ये ऐसे घुमाए, लेकिन देखे इसका रूप नहीं बदलेगा, रूप सेम रहेगा। बात समझ कि नहीं? एक बात और निकल कर आई कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो भी समरूप क्या होते हैं? समरूप। तो देखिए तीन आकृतियां हमने देखा कि जितने भी वृत्त होते हैं वो समरूप, जितने भी वर्ग होते हैं वो समरूप, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप। तो यहाँ समझिए, लिख देते हैं हम, इरेज कर दें सभी बातों को। द्वारा पॉइंट निकल कर आया, पॉइंट ये निकल करके आया कि जितने भी, तो यहाँ समझिए ध्यान से, सभी वृत्त कामा वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते। ये बच्चे जो मैं छोटी छोटी बातें जब बताता हूँ क्लास में, इंट्रोडक्शन में, तो समझते रहिएगा। इनका प्रयोग एक्सरसाइजों में तो होता ही होता है, साथ ही साथ जो आप लोगों में अब तो ऑब्जेक्टिव कर दिया है 20 नंबर 20 क्वेश्चन, तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाए जाते हैं वो ऐसे ही उठाए जाते हैं। तो जानते रहिएगा, ये 20 नंबर के लिए रामबाण का काम करेगा। जो इंट्रोडक्शन बताते, जो छोटी छोटी बात बताते हैं उसको समझते रहा करके, काहे कि जो 20 नंबर का प्रश्न उठाया जाएगा वो ऐसे ही उठाया जाता है। एग्जामिनर अपने मन से देता है, वो किताब से नहीं देता है, उसके मन में जो चल रहा है वही उठा करके लिख देता है। बस भाई ये छोटी छोटी बातों को कंफर्म करते रहिएगा। अब जैसे पूछ लेगा कि निम्न में से समरूप है सभी वृत्त, सभी समद्विबाहु त्रिभुज, सभी आयत, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन कोई वृत्त दे देगा तो वृत्त सही हो जाएगा। तो जब आप जानते रहे, और क्या देगा निम्न में से समरूप नहीं है, ऐसे देगा वृत्त वर्ग समबाहु, एक दे दिया आयत, आयत वाला हो जाएगा। तो आप छोटी छोटी बातों को समझे रहेंगे तो ये आगे चल करके आपको क्या करेगा, 20 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वहां से भी सॉल्व करेगा, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज कराएंगे उनमें भी यूज होने वाला है। ये बच्चे बाकी चीजें तो अगली एक्सरसाइज में है, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ कुछ कि यहाँ पर हम समरूपता के 4 नियम पढ़ेंगे। कितने नियम? 4।
समझिएगा समरूपता के 4 नियम पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में हम 3 ही नियम बता रहे हैं। एक नियम को जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम बताएंगे। पहला नियम होता है बच्चे ट्रिपल एस। नहीं समझिए ध्यान से, हाँ हमारी बतिया तो सुनिएगा कि सर्वांग सम में हम क्या करते थे। सुनो ध्यान से हमारी बात सुनो पहले। बच्चे सर्वांग सम में हम क्या काम करते थे। हाँ, जिन बच्चों ने सर्वांग सम पढ़ा तो लोगों ने कहा सर ये तो सर्वांग सम का है। तो यार समझे कि हम अंतर क्या है उन दोनों में, हम दिखाते क्या थे। समझे ध्यान से। मान लेते हैं कि 2 त्रिभुज हमारे पास है, बात ना करो, ABC और PQR। ए मुन्ना बात ना करो। अगर हम बात करें तो सर्वांग सम में हम दिखाते थे ट्रिपल एस के लिए कि ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, कि इसकी तीनों भुजा उसकी तीनों भुजा के बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ ये नहीं दिखाना, यहाँ दिखाना है इसकी इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात। अब समझो अनुपात क्या होता है। अनुपात मतलब बटे, अनुपात मतलब भाग, भाग मतलब अनुपात, अपने भाषा में समझो। तो जैसे देखो इस भुजा और इस भुजा का जो हम अनुपात निकालें, जैसे इसका क्या नाम है AB, इसका क्या नाम है P, यानी AB अपान PQ अगर करें तो कुछ समथिंग आएगा। मान तो कुछ भी आएगा, जो भी आपको नहीं पता है, ये समथिंग कुछ आएगा इस तरीके से। या दिया तो है नहीं, मैंने लिख दिया है। ऐसे मान लेते ये होगा 4, इसको भी मान लिया हमने 2, ये मान लेते हैं 6, इसको मान लिया हमने 3, इसको मान लिया हमने 5, इसको मान लिया 2.5। हालांकि देखने में तो समान दिख रहा है, लेकिन हम माना सपोज क्या है इसे समझाने के लिए, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से। अगर हम AB अपान PQ निकालें तो AB का मान 4 और PQ का मान 2, तो 4/2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, इसका मान कितना आया 2। फिर हम निकालेंगे BC अपान QR, BC अपान QR, BC ये रहा, QR ये रहा। BC का मान 5 और QR का मान 2.5, 2.5 1 के 2.5, 2.5 दूना कितना आ गया 2। उसके बाद निकालेंगे हम AC अपान PR, तो 6/3, 3 1 के 3, 3 दूनी, AC अपान PR हमारा कितना आया। तो हमने देखा कि इन तीनों भुजाओं का जब मैंने अनुपात निकाला, अनुपात क्या रहा है, वहां हम भुजा बराबर दिखाया करते थे। यहाँ अनुपात यदि बराबर आएगा, क्या आएगा, भुजाओं का यदि अनुपात बराबर आता है तो हमारा क्या होगा, समरूप। तो हम लिख देंगे ऐसे AB अपान PQ बराबर BC अपान QR बराबर AC अपान PR। तो जो हमारा त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC समरूप। ये बच्चे देखो कक्षा 9th में हम लोग पढ़े थे सर्वांग सम का साइन ऐसे हुआ करता था। ये समरूप वाले में 2 लाइनें हटाई दी, ये समरूप हो गया, ठीक। ये समरूप का साइन है, किसका साइन, यहाँ समझो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब नियम लिखेंगे, किस नियम से, हमने देखा तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है, तो लिख देंगे ट्रिपल एस से। किस नियम से, ट्रिपल एस से। कुछ याद ध्यान दो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ट्रिपल एस से, ठीक। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि तीनों भुजाओं का ऐसे आसानी से दिया रहेगा फट से अनुपात निकाल देंगे। हाँ ये है कि धीरे धीरे कुछ दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा, या पूरा दिया रहेगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक। अभी तो ये हम बेसिक उसका नियम समझ रहे कि हाँ का कैसे कैसे होता है। उसके बाद ये ट्रिपल एस सबको समझ में आया। ट्रिपल एस का मतलब है कि यदि तीनों भुजाओं का अनुपात निकालूं और तीनों भुजाओं का अनुपात जो है यदि बराबर आ जाए तो ट्रिपल एस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बात समझ आई। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, दूसरा हमारा होता है ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। सर्वांग समता जो होता था वो ट्रिपल ए से नहीं होता था, सर्वांग सम ट्रिपल ए से नहीं होता था। अब यहां समझिएगा ध्यान से बच्चे, बात ना करो। ट्रिपल
ट्रिपल ए का मतलब हुआ, अब आप तो समझ गए हैं, यदि इसका ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, यानी यदि इस त्रिभुज के तीनों कोण उस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। यदि इस त्रिभुज का तीनों कोण अगले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। किस नियम से? ट्रिपल ए समरूपता नियम से। बात सुनाई? चलो अगला हमारा जो है, इसको इरेज कर दो बच्चे। ये ट्रिपल एस और ट्रिपल एस सुना कि नहीं? अच्छा बताओ, ट्रिपल एस से अगर तुमको समरूप दिखाना होगा तो क्या करोगे? भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। यदि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो ट्रिपल एस हो जाएगा। अच्छा ट्रिपल एस से दिखाना होगा तब हम तीनों कोण की तलाश करेंगे। यदि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो ट्रिपल ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। बातें क्लियर है सभी को? दो नियम पढ़ा, अगर इन दोनों नियमों में किसी को दिक्कत हो बताओ। हालांकि ये एक्सरसाइज 6.1 नहीं है, आगे है, लेकिन मैंने बता दिया है, आगे फिर से बार एक्सप्लेन करें जब आएगा। तो यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या? ये दोनों नियम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्या दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं ध्यान से। अब होता है यस ए यस साइड एंगल साइड। तो समझो बच्चे, साइड एंगल साइड की यदि बात करें, ये बहुत पेचीदा सवाल है, अच्छे समझिएगा। ये यहाँ यश का मतलब आप क्या समझेंगे? भुजा तो है, लेकिन भुजाओं का अनुपात है। क्या है? ये मत समझेगा भुजाएं बराबर हैं। सर्वांगसम वाला भूल मत करिएगा कि वहां तो होता था बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ अनुपात बराबर। ठीक? तो देखो हम क्या काम करें बच्चे, देखिए अगर हम बात करें अमित साहू, समझो ध्यान से, मान लेते हैं कि ए बी कितना है? 4। इस बार हमने इसको चेंज कर दिया, इसको कर दिया हमने 8 कर दिया। देखो ए बी कितना है? ए बी अपान अगर हम बी सी निकालेंगे, ए बी का मान 4 और बी सी का मान 2, 2 1 के 2, 2 दूना ए बी अपान बी सी। अरे ए बी अपान पी क्यू, इशारा हमारा एक रहा, लेकिन हम बोले कि हम जल्दी जल्दी एक लिख दे रहे हैं, लेकिन समझते रहेगा। हो सकता है कि जुबान है फिसल जाए, हम भी इंसान है। मतलब हमने इसीलिए बार बार समझा दिया ना कि भुजाओं का एक एकल है तो एकल है, एक दोनों थोड़ी ना भाई। एक बात देखो भाई, तो ए बी अपान पी क्यू बराबर आई के बाद 2। अब अगर बी सी अपान क्यू आर की बात करी, बी सी अपान क्यू आर बराबर मान लेते हैं 5/2 है तो 5/2.5 है, तो 2.5 1 के 2.5, 2.5 दूना बी सी अपान क्यू आर। 2 एस चाहिए था, ये 2 एस मतलब 2 भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए था, तो 2 भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ चुका है। ठीक, अब कोण चाहिए, मान लेते हैं ये वाला कोण अगर 60 है, इसको मैंने लेट कर लिया 60। अगर हम देखें एंगल सी बराबर एंगल आर, तो बताओ समरूप है कि नहीं है? समरूप है कि नहीं है? नहीं, अरे ये दिखा देंगे ना, एंगल सी बराबर एंगल आर, दोनों 60 है। ऐसे ऐसे यही नहीं कहता था कि 2 भुजाओं का अनुपात एक कोण बराबर चाहिए। हाँ साबस, उधर से प्रश्न वो बच्चा सही कर रहा है, ये समरूप नहीं है। लेकिन अगर हम देखें जिस अनुसार कहा गया था कि 2 भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए, तो 2 भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है। चाहिए था एक कोण, तो एक कोण बराबर आ गया है। लेकिन इसमें ऐसे इसमें कंडीशन होता है। कंडीशन बताए क्या होता है? कंडीशन ये होता है कि मैं किन 2 भुजाओं का अनुपात ले रहा हूँ, पहले मैं उसको ध्यान दूंगा। तो मैंने लिया है ए बी, तो ए बी हमारा ये रहा, ब्लू से बना दे रहे हैं। फिर इसमें लिया हमने बी सी, तो बी सी हमारा ये रहा। फिर हमने लिया, ध्यान दो, पी क्यू, तो पी क्यू हमारा ये रहा। फिर लिया नीचे वाले में क्यू आर, तो क्यू आर हमारा ये रहा। ये जो कोण होना चाहिए, ये हमने दोनों जो भुजाएं लिया है उसी के मध्य बनना चाहिए, उन्हीं दोनों भुजाओं से बनना चाहिए। तो का ये वाला कोण बनत रहा का है से, ये वाला कोण ढंग से बनते रहेगा, इसलिए ये कोण मान्य नहीं है।
कोण कौन सा मान्य होगा? जो दोनों हमने जो भुजाएं लिया है उसके मध्य बनना चाहिए, तब वो कोण मान्य होगा। अगर ये कोण देगा, कोण बी बराबर कोण सी देगा, क्यों देगा, तब हम मानेंगे कि ये क्या हो जाएगा, बस भाई। इसको मान लेते ऐसे रहा होगा कुछ 60 वगैरह, क्यों नहीं हो सकता है। तब हमारा हो जाएगा एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तब हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कौन नियम से? यस ए यस सी, साइड एंगल साइड से। बात क्लियर सभी को? तो 3 रूल अभी हमने समझा। चौथा RHS है, उसकी आवश्यकता पर बताएंगे। वहां समझो, सर्वांग सम में होता था ए एस ए, यहाँ ए एस ए नहीं होता है, यहाँ ए एस ए। अगर बात करें सर्वांग सम में हमारा जो 3 रूप बनता था, एक बनता था ट्रिपल एस यस ए एस और ए एस ए, और एक बनता था RHS राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड। ये राइट हैंड साइड में समझिएगा, राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेनिस मतलब कर्ण, साइड मतलब भुजा। तो यहाँ समझो, वहां तो ASA होता था, लेकिन यहाँ ASA नहीं होता। यहाँ ASA की जगह क्या होता है? ट्रिपल A होता है, वहाँ ट्रिपल A नहीं हुआ करता। डबल एंगल भी होता है, हाँ 2A पड़ेगा का A और A समरूपता की उप कसौटी से। समझो ध्यान से, वो इतने कह के छोड़ देता। एक बात हम बताओ भाई कि अगर दोनों त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाए। समझो यहाँ ये जो किताबी में तो बड़े बड़े लिखे हुए डबल ए समरूपता की उप कसौटी से, समरूपता की उप कसौटी से कहा है। तो हम बताएंगे कि अगर 2 एंगल बराबर तो तीसरा हम बराबर कर देंगे, गारंटी है ये पक्का। अगर 2 कोण बराबर तो तीसरा बराबर होगा, सिखाएंगे जब आगे पढ़ाएगा तब। एक ही दिन में सारी बात अगर बता देंगे, आधे से ज्यादा जो है वो बाउंस कर जाएगा। साथ ही साथ आज हम इस एक्सरसाइज 6.1 को समाप्त कर लेते हैं। बहुत कुछ नहीं है, मिलाकर मौखिक रूप से भरना है तो भर देते हैं। ये सारी बातें हो चुकी होंगी सबकी, इसको हम इरेज कर देते हैं। बात ना कर बच्चे, चले अब हम समझते हैं एक्सरसाइज 6.1 सांद्री। तो यदि हम बात करें बच्चे, कह रहा है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो ब्रैकेट में हमें कुछ शब्द दिया गया है और इन्हीं के बच्चे पहला वाला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त फिर यहाँ खाली स्थान होते हैं, यहाँ दिया हमको सर्वांग सम, ब्रैकेट में सर्वांग सम और फिर दिया है समरूप। तो क्या भरा जाएगा? अभी हमने बताया ना कुछ देर पहले, जितने विपरीत होते हैं सबके सब क्या होते हैं, तो यहाँ भरा जाएगा समरूप। अगला समझिए, दूसरा देखते हैं क्या है। बात नहीं, दूसरा है कि सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? देखो दिया है सभी वर्ग इस तरीके से, सभी वर्ग डैश होते हैं। यहाँ दिया है सर्वांग सम और समरूप, तो क्या भरा जाएगा? सभी वर्ग समरूप होते हैं, हमने बताया ना, सभी वर्ग होते हैं, सभी वृत्त होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी होते हैं। अगला दिया है सभी त्रिभुज, वही दिया है। देखो ये बच्चा तीसरा दिया है सभी त्रिभुज, अच्छा सभी डैश फिर त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या ब्रैकेट में दिया है समबाहु और फिर दिया है समद्विबाहु, तो क्या होगा? तो अभी देखो हमने बताया था ना कि जितने भी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, जितने भी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप। तो कहा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन वाले त्रिभुज होते हैं? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ बच्चे समझिए ध्यान से,
करा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण तथा उनकी संगत भुजाएं। बच्चे समझेगा ध्यान से। देखो हम लिख देते तो बता। चौथा है, चौथा हमको दिया है सभी भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि के बाद क्या दिया है? यदि अच्छा, यदि के बाद फिर पहला उनके संगत कोण फिर डैश और तथा करके दूसरा दिया है वो तथा फिर लिखा है दूसरा सभी उनकी संगत भुजाएं डैश यहाँ लिख देते हैं डैश वो ब्रैकेट में क्या है क्या लिखे ना उनकी क्या हुआ उनकी संगत है ना उनकी संगत भुजाएं फिर डैश हो और कालिका ब्रैकेट में बराबर और फिर दिया है समानुपाती। ए बच्चे अभी यदि हम बात करें जो हमने समरूप का नियम बताया, समरूप का हमने 3 नियम पढ़ा। एक पढ़ा ट्रिपल एस का मतलब होता है कि भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर हो। अनुपातिक और समानुपातिक, आनुपातिक रूप से जब एक से अधिक हो जाता है तो समानुपात बोला दिया जाता है। अगर दो डिग्री की बात करेगा तो अनुपात, 2 से अधिक बात करेगा तो समानुपात। क्या समझिए कि यदि भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर हो और दूसरा हमने पढ़ा था कि ट्रिपल है यानी उनके कोण यदि बराबर हो तो कहा जाता है हमारा वो समरूप हो जाता। देखो यहाँ लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले, चाहे वो त्रिभुज हो चतुर्भुज हो कुछ भी हो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अब कोण समानुपाती तो होता नहीं है तो कोण क्या होता है? कब आ जाएगा यहाँ पर? अभी हम बताते नहीं इसके बारे में। कोण बराबर हो और भुजाएं आनुपातिक रूप से क्या हो? अनुपातिक रूप से बराबर हो तो जब एक से अधिक हो जाएगा तो समानुपात हो जाएगा। समानुपाती, आनुपातिक रूप से बराबर मतलब समानुपाती। ये आपका कुल मिलाकर ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब है हमारा कुल मिलाकर के निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां यानी हमको बताना है कि दो ऐसी आकृतियां जो समरूप होती हैं। तो ये बच्चे देखो ऐसा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला तो करा दो एग्जाम्पल, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो वर्ग और वृत्त ये जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरा पूछा हमसे ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं। आयत और आयत और समद्विबाहु त्रिभुज, कुछ भी कर दीजिए। हमने बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल बताया, इसलिए देखो बताया था ना हमने कि यदि इंट्रोडक्शन अच्छे समझे रहेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही बनता है। अब अगला आ जाते क्वेश्चन 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ में 2 चतुर्भुज बनाया है और कह रहा है कि बताइए समरूप है कि नहीं। तो इसको इरेज कर दे बच्चे सब। यानी कुल मिलाकर इसमें बेसिक ही पूछा गया था हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं और इस एक्सरसाइज को समाप्त कर देते हैं। बात ना कर बच्चे, 2 आकृतियां हमको दिया है। कुछ है बच्चे बात ना किया करो तो दूसरा में से आती है तो बात करते तुम लोग। PQRS दिया, इसका मान दिया है 1.5 1.5 1.5 उसके बाद समझिएगा ध्यान से
ये बच्चे का दिया नाम 3 से नाम बोलिए ABCD तीन 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 ये सब सेमी में ही है। क्या समझे बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि आकृतियां जो दी गई हैं ये समरूप हैं कि नहीं, तो समझिएगा ध्यान से। अगर हम तीसरे की बात करें तो अभी हमने बताया था इंट्रोडक्शन में बताया कि समरूप आकृतियां वो होती हैं जिनका रूप समान हो। रूप क्या हो? देखने में वैसा दिखना चाहिए। क्या ये देखने में वैसा दिख रही है? दिख रही है। भुजाएं तो आनुपातिक रूप से बराबर हैं, लेकिन कोण ये 90 इसका देखो 90 है का 90 तो सीधा ना होता है, तो त्रिभुज होता तब तो त्रिप्लस होता है। क्या समझिए, चतुर्भुज है नहीं है। क्या समझिएगा ध्यान से। भुजाएं तो आनुपातिक रूप से बराबर हैं, लेकिन उनके कोण बराबर है का। हमने समरूप का मतलब बताया था कि एक जैसा रूप, वो भी ध्यान दिया करिए। समरूप का मतलब एक जैसा रूप, देखने में वैसा दिखना चाहिए। क्या ये दिख रहा है वैसा? क्या लिखेंगे हम? अगर बात करें हम लिख देंगे समरूप समरूप नहीं है, क्योंकि ये बच बात है, क्योंकि भुजाएं तो समानुपाती हैं, किंतु संगत कोण बराबर नहीं है। ये बच्चे बात नहीं। अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ये आकृति में अगर बात करें हम, अगर अनुपात निकाले, ये देखो अगर हम निकाले PS अपन इसका निकाले AD, PS है 1.5, AD है 3, 1.5 के 1.5, 1.5 दूना 3, 1/2 आया। उसके बाद समझो PQ बटे AB, PQ हमारा है 1.5, AB है 3, 1.5 के 1.5, 1.5 दूना 3, तो भुजाओं का अनुपात जो है वो तो बराबर आ रहा है, लेकिन जो इनके संगत कोण हैं वो बराबर नहीं है। तो जब आकृतियां समरूप होती हैं तो समझिएगा ध्यान से, भुजाएं समान अनुपातिक रूप से बराबर तो होती ही होती है, साथ ही साथ उनको दिया रहे या ना दिया रहे कोण वो उनका का बराबर होता ही है। इन देखने में जैसा दिखती हैं। चलिए हम लोग आगे सिद्ध करेंगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.3 या 6.4 में ढेर सारे क्वेश्चन हैं, हम उनको समरूप दिखाएंगे तो देखिएगा उनके देखने में एक जैसा वो आकृतियां दिखती हैं। समरूप का इसलिए हमने मतलब समझा कि समरूप का मतलब क्या है, एक जैसा रूप बदलना नहीं चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन समझा, साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.1 को भी कंप्लीट किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, सॉरी जो अगली हमारी क्लास होगी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए